कॉमरेड डी राजा विशेष करके कुछ समय निकाल करके हमारे बीच में आए। उन्होंने एग्जीबिशन भी देखी और उन्होंने कहा कि मैं रुक के भी जाऊंगा, कुछ सुनूंगा भी। तो वो भी हमारे बीच में बैठे हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। और सभी जो साथीगण यहाँ पर मौजूद हैं, हम लोगों ने चाहा था कि हम या तालकटोरा स्टेडियम या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की एनेक्सी में प्रोग्राम करें। तो जब वहाँ बात की तो उन्होंने कहा हम 100 से ज़्यादा लोगों को वहाँ इजाज़त नहीं दे सकते, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऑर्डर्स के चलते हुए। तो फिर हमने कहा कि हम तो 100 से ज़्यादा अपने दफ्तर में बुला सकते हैं, तो फिर हम वहाँ 100 के लिए क्यों जाएंगे, वहाँ रिस्ट्रिक्शन है। तो इसलिए छोटे लेवल पे ही प्रोग्राम कर सकते थे। तो उस कार्यक्रम को हम लोगों ने यहाँ पर आयोजित किया है और ये सेंटेनियल चलेगा, 100 साल पूरे हुए हैं। तो उस बीच में और बहुत से कार्यक्रम जो हैं आयोजित आने वाले दिनों में करेंगे। आज सिंबॉलिक एक्टिविटी के रूप में आज फाउंडेशन डे है, इसलिए यहाँ पर ये कार्यक्रम है और मैं सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। इसलिए मैं उन सबको होमेज पे करती हूँ, अपने श्रद्धा सुमन भेंट करती हूँ इस मौके के ऊपर, जब हम 100 साल पहले सेंट्रल ट्रेड यूनियन का यहाँ पर मना रहे हैं। इसके साथ साथ कॉमरेड गुरुदास दास गुप्ता को श्रद्धा सुमन भेंट करती हूँ, हमारे पूर्व महामंत्री, पार्लियामेंट में 25 बरस तक देश के गरीबों की, मजलूमों की, मजदूरों की आवाज़ उठाने वाले संसद में। उनका भी आज ही के दिन जब हम अपना ओपनिंग सेशन बॉम्बे में कर रहे थे, उस दिन ओपनिंग सेशन पे हम लोगों को खबर मिलती है कि वो नहीं रहे। तो ये उनकी पुण्यतिथि पहली है, फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी उनकी है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में चर्चा किया यहाँ गिरी ने, जिस कांग्रेस अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की थी, तो कौन कौन से प्रस्ताव पास हुए। तो वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है आज, हम उस शख्सियत को भी याद करते हैं। साथियों, ये एक पुस्तिका हम लोगों ने छोटी सी निकाली, एक ब्रीफ आर्टिकल लिखा, अंग्रेजी और हिंदी में हमने निकाली, जिन डिटेल्स का चर्चा कॉमरेड विद्यासागर गिरी कर रहे थे यहाँ, उनमें से बहुत सारी इसमें आपको मिल जाएंगे। और इसीलिए हमें ये कहना चाहिए कि इस देश के मजदूर आंदोलन का इतिहास 100 बरस का नहीं है। हमारा इतिहास 193 बरस से ज़्यादा का है। मैं मजदूर वर्ग की बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारे इतिहास में जो पहली हड़ताल दर्ज है वो 1827 में दर्ज है। 1820 से लेकर के 1840 तक पूरी दुनिया में हड़तालों का दौर था। उसी दौर में हिंदुस्तान का मजदूर पीछे नहीं था, वो भी हड़तालों के दौर में था। कहने का मतलब है कि हमारे देश का मजदूर आंदोलन भी उतना ही पुराना है जितना दुनिया भर का मजदूर आंदोलन है। दूसरी बात मैं इस मौके पे कहना चाहती हूँ, अंग्रेजी राज ने हमारे देश की जड़ों को खोखला करना शुरू किया था। हमारे किसानों की ज़मीनें छीननी शुरू की थी, हमारे आदिवासियों को जंगलों से बेदखल किया था और हमारे हैंडीक्राफ्ट्स को तबाह किया गया था। नतीजे के तौर पे जो लुट-पुट गए, जहां हमारा स्वयं स्फूर्त सेल्फ सफिशिएंट विलेज सिस्टम था, उसको अंग्रेजों ने तबाह किया। तो नतीजे के तौर पे गांवों से बर्बाद होके, लुट करके, सब कुछ खो करके शहरों की तरफ आए थे लोग काम करने के लिए। तो वो ये दौर दिखता है जब 1818 से उद्योगों की स्थापना का हम समय देखते हैं। टेक्सटाइल मिल्स के बारे में, फिर उसके बाद जूट मिल्स के बारे में, उसके बाद दूसरे जो कार्य और गतिविधियां हैं उनकी स्थापना को देखते हैं। तो कहना चाहिए कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने जो बर्बादी हमारे मुल्क को दी, उसके चलते हुए हमारे किसान, काश्तकार, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स, वो सब
तबाही के रास्ते पे आए। उनमें से बहुत सारे लोग फिर मजदूरी करने के लिए, जीविका के लिए निकल पड़े और वो शहरों में भी आए, गांव में भी काम किए। वो एक बैकग्राउंड था। उस बैकग्राउंड में सबसे पहले ब्रिटिशर्स के खिलाफ फिर विरोध किनका शुरू होता है? किसान का शुरू होता है, आदिवासी का शुरू होता है, और फिर मजदूर को सब कुछ खोने के बाद जब वो मेहनत करके अपनी मेहनत से कुछ कमा के जिंदा रहना चाहता है तो उससे 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे काम लिया जाए, जानवर की तरह उसके साथ व्यवहार हो, और वो पूरा दिन काम करके थक के गिर जाए, थोड़ा सा खाए, अगले दिन उठ के फिर से वो जानवरों की तरह लग जाए। तो पूरे इस मानव इतिहास के अंदर मजदूरों ने जो अपनी आवाज़ उठानी शुरू की, उसी ने ही दुनिया के अंदर मजदूर वर्ग की सियासत को, राजनीति को जन्म दिया। और हमारे देश में मजदूरों की उन हड़तालों के दौर ने अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ने का वातावरण तैयार किया। तो मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रही होंगी अगर मैं ये कहूँगी कि हिंदुस्तान में अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक राजनीतिक पृष्ठभूमि बनाने का काम, उनके शोषण के विरोध करने का काम, उनके द्वारा लूटने और दबाने का जो दौर था उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने का और लड़ने का दौर, ये इस देश के मजदूरों ने शुरू किया। और हम जानते हैं 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ। उस स्वतंत्रता संग्राम को कुचल दिया अंग्रेजों ने। तो जब उस किस्म का वातावरण था, जब सबको कुचला गया, तो फिर से अलग किसने जगाए, फिर से रोशनी किसने दी, फिर से किसने ये उम्मीद पैदा की कि नहीं हम लड़ेंगे, फिर से मजदूरों ने की। और तभी हम देखते हैं कि 1862 से लेकर के हड़तालों का दौर फिर से इस देश में शुरू हो जाता है। तो जहां मैं ये कह सकती हूँ कि इस देश के मजदूरों ने अंग्रेजी साम्राज्य को चुनौती देने के लिए राजनीतिक पृष्ठभूमि बनाई, उसके साथ साथ मैं ये भी कह सकती हूँ कि कभी भी उदासी थी, कभी भी निराशा थी, कभी भी मुश्किल थी, उसको पार करते हुए अगर किसी ने उम्मीद जगाई तो वो मजदूर आंदोलन ने उम्मीद जगाई कि नहीं, हम लड़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम संघर्ष करेंगे, हम आवाज़ उठाएंगे, हम शोषण के विरुद्ध खड़े होंगे। तो हम देखते हैं कि 1862 में एक महीने की लगातार ये जो पालकी वाले होते हैं, क्योंकि जिस जमाने के जो काम धंधे हैं, जो उसके संसाधन हैं, उसी के ज़रिए से काम होता है, तो उसी हिसाब से वर्क फोर्स जो है उसमें लगी होती है, तो उस वर्क फोर्स की तरफ से विरोध उत्पन्न होता है। तो हम देखते हैं कि 1862 ऑनवर्ड्स फिर से हड़तालों का दौर होता है, महीने लंबी हड़ताल, 1.5 महीने लंबी हड़ताल। हमारे देश में 1853 में रेलवे शुरू हुई थी, उसके साथ ही रेलवे के मजदूरों की आंदोलन भी शुरू हो जाती है। और 1862 में हम देखते हैं हावड़ा के रेलवे एम्प्लॉयज़, 1200 रेलवे एम्प्लॉयज़ हड़ताल के ऊपर उतरते हैं। उसके बाद ईस्टर्न रेलवे वाले हड़ताल के ऊपर उतरते हैं। तो केवल टेक्सटाइल वर्कर नहीं, केवल प्लांटेशन वर्कर्स नहीं, केवल जूट वर्कर्स नहीं, केवल डिफेंस की जो इंडस्ट्री बननी शुरू हुई, आपको मालूम है 219 साल पुरानी हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है, जिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को ज़बरदस्ती कॉर्पोरेटाइज करने की बात की जा रही, जिसके ऊपर हमारे मजदूरों ने 1 महीने इंडेफिनिट स्ट्राइक का कॉल दिया और कंसिलेशन चल रही, इसलिए स्ट्राइक रुकी हुई। तो ये 219 साल पुरानी उस डिफेंस इंडस्ट्री में भी मजदूरों की यूनियंस बनी और लड़ाई तब से चलती है। हर सेक्टर के अंदर जो जो काम करने के अदारे थे, मिल्क सेलर्स लड़ रहे हैं, तो कुलीज लड़ रहे हैं, लोडर्स अनलोडर्स लड़ रहे हैं। कोई ऐसा काम जो होता था, उसका जो वर्कर था वो अपने शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाता था, काम के घंटे सुनिश्चित करने की आवाज़ उठाता था, काम के पूरे दाम मांगता था, काम के स्थान पे सुरक्षा मांगता था, और अपना आज और अपना भविष्य सुरक्षित हो उसके लिए सामाजिक सुरक्षा की बात करता था। तो ये उस दौर में हम ये कहेंगे कि 19वीं सदी के अंदर
श्रमिकों ने वातावरण भी बनाया, राजनीतिक चुनौती देने का अंग्रेजों को, और उसके साथ साथ शोषकों के विरुद्ध जो इमीडिएट मालिक थे वो, और जो सरकार उन मालिकों को संरक्षण देती थी वो, उनके विरुद्ध उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। और उस बैकग्राउंड में जब 20वीं सदी शुरू होती है तो 20वीं सदी के अंदर जन आंदोलनों, एजिटेशंस और स्ट्राइक का दौर और यूनियनें बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो कहना मैं ये चाह रही हूँ, आज सरकार ने जो 4 कोड पास किए उसमें हमारे हड़ताल के अधिकार को छीना है। और इस देश में जब यूनियन भी नहीं बनी थी, इस देश के मजदूरों ने हड़ताल से ही लड़ाई शुरू की थी। तो आप मुझे ये बताइए, उस हड़ताल के अधिकार को हम कैसे छोड़ देंगे जो हमारी विरासत है। हमारे राष्ट्रीय संगठन बनने से भी पहले से हमारे को मजदूरों ने वो रास्ता दिखाया, उसके बाद यूनियनाइजेशन की प्रोसेस शुरू हुई। 19वीं सदी का अंत आते आते वर्गीय दृष्टिकोण से यूनियनें बनना शुरू हुई। 1900 से लेकर के यूनियन बनने का दौर तेज हो गया और फिर ज़्यादा तेजी से हर सेक्टर के अंदर यूनियंस मैदान में उतरना शुरू हुई। और आज आज़ाद हिंदुस्तान में हम ये कहें कि हम हड़ताल कर ही नहीं सकते। जिस दिन हड़ताल का नोटिस दिया जाएगा उसी दिन कंसीलिएशन मानी जाएगी, और कंसीलिएशन पीरियड में हड़ताल इल्लीगल होती है, गैर कानूनी होती है। इसलिए हड़ताल तो फिर कभी नहीं हो सकती। तो वो हमारा एक हथियार है संघर्ष करने का, उसको छीना जा रहा है। लड़ाई कहाँ से शुरू हुई? काम के घंटे सुनिश्चित करो। पहला ILO कन्वेंशन क्या था? 8 घंटे का काम। पूरी दुनिया के अंदर कन्वेंशन नंबर 1 ILO की पूरी दुनिया ने स्वीकृत की, और हिंदुस्तान में भी उसकी लड़ाई AITC के झंडे नीचे 1925 में 8 घंटे की शुरू हुई। और हम लोगों ने लड़ करके उस काम को लिया। 46 में हमें 12 घंटे मिल गए, देश आज़ाद हुआ तो 8 घंटे मिल गए, और आज उस 8 घंटे के 12 घंटे किए जा रहे हैं। गुजरात सरकार ने तो ये भी कह दिया था कि आप ओवर टाइम भी नहीं दे सकते, नहीं मांग सकते आप ओवर टाइम। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के उस फैसले को निरस्त किया है। तो लेकिन 8 से 12 घंटे के कई सरकारों ने निर्णय ले लिए, और जो केंद्र की सरकार कोर्ट्स लेकर के आई है, उन कोर्ट्स के अंदर तो हमारे बहुत से अंग्रेजी राज में लिए हुए अधिकारों को भी चुनौती दे दी गई है। और जिस डिस्प्यूट एक्ट की बात की गई कि शहीद आजम भगत सिंह ने पर्चे फेंके थे असेंबली के अंदर, और उसमें डिस्प्यूट एक्ट का विरोध था, आज जो IR कोड बनाया जा रहा है वो तो हमें वापस वही फेंक रहा है जो ब्रिटिश राज का डिस्प्यूट एक्ट था। तो अगर कोई ये कहे कि हमें फिर से इस देश के श्रमिकों को और मजदूरों को उसी जमाने में फेंकने की कोशिश की जा रही है जहां से हम निकल के आए थे ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ते हुए, तो ये तो फिर कोई अतिशयोक्ति नहीं। अगर ट्रेड यूनियन एक्ट हम अंग्रेजों से लड़ करके अपनी यूनियन बनाने के अधिकार को कानूनी बनाते हैं, उस ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर जिस किस्म की तब्दीलियां की जा रही हैं, पनिशमेंट्स टू लीडर्स और यूनियन का डी-रिकॉग्निशन और यूनियन बनाना ही मुश्किल कर देना, उसकी सारी की सारी जो फ्रेमवर्क है जिसके सिलसिले में यूनियन रजिस्टर होती है, उसमें सारा परिवर्तन किया जा रहा है। तो फिर हम क्यों नहीं कहें कि हमें ब्रिटिश राज में वापस धकेलने की कोशिश की जा रही है। और इसलिए आज जब हम 100 बरस मना रहे हैं तो हमने इतिहास से जो सीखा है उस सीख को हमने पल्ले बांधना है, और उस सीख के जरिए से जो लगातार हम संघर्षों के रास्ते पे हैं, उस संघर्ष के रास्ते को हमें मुस्तैद करना है, मजबूत करना है। और इसीलिए इस मौके के ऊपर मैं आपसे ये सबसे कहूँगी कि हम ये तो ब्रीफ पैम्फलेट है, ये पढ़ें, इससे मोटी किताब भी है हिस्ट्री की अवेलेबल, उसको भी साथी लें और उसको जानने की कोशिश करें। पर मेरा अभी जो कहना है आपसे वो ये कहना है कि एक दावा मैंने किया कि राजनीतिक पृष्ठभूमि वर्किंग क्लास ने दी इस देश को। दूसरा मैं दावा ये कर सकती हूँ कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन को भी जन आंदोलन और एजिटेशन का स्वरूप होना चाहिए, उसका वातावरण भी मजदूरों ने बनाया। तीसरी बात जो मुझे कहनी चाहिए वो ये, ट्रेड यूनियन ने फ्रीडम मूवमेंट से इंस्पिरेशन ली और फ्रीडम मूवमेंट को ट्रेड यूनियंस ने इंस्पिरेशन दी।
ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप थी। और यही वजह है, आप यहाँ डायस पे देख रहे हो और बाहर एक और बैनर लगा है, हमारे प्रेसिडेंट्स और जनरल सेक्रेटरीज जो हुए उनकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। तो आप ये देख रहे हो उस समय के जो टॉप फ्रीडम फाइटर्स थे वो AITUC की प्रेसिडेंटशिप भी की है। जो टॉप फ्रीडम फाइटर्स थे अगर मेन पोस्ट पे नहीं आए तो वाइस प्रेसिडेंट या कहीं किसी पोस्ट पे रहे। तो ये दिखाता है कि देश के आज़ादी के आंदोलन के अंदर जो जुड़े हुए लोग थे वो ट्रेड यूनियन का कितना महत्व समझते थे और ट्रेड यूनियन आंदोलन को आगे बढ़ाने में उन्होंने भी मदद दी, सहयोग किया, उसको आगे बढ़ाया। इसके साथ साथ मैं ये भी कह सकती हूँ, जो जिक्र आया झरिया में हम लोगों ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की, केवल कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात ही नहीं करते थे, उसको हासिल करने के लिए भी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आज़ादी की लड़ाई का प्लेटफॉर्म था उसका दरवाज़ा हमेशा ठकठकाते थे कि कुछ करो। और 1928 में 50,000 मजदूरों और किसानों का जुलूस इंडियन नेशनल कांग्रेस की उस कॉन्फ्रेंस के पंडाल में घुसा दिया। AITUC ने किसान संगठनों के साथ मिलकर के, कोई ऑल इंडिया किसान संगठन नहीं बना था, इधर उधर छुटपुट थे, क्योंकि ऑल इंडिया किसान सभा तो 1936 में बनी। और वहाँ घुस गए और कहा कि कब पास करोगे, हर बार बोलते हो पास करेंगे, पास नहीं करते हो, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा होना चाहिए। और नतीजे के तौर के ऊपर बापू गांधी खुद बाहर निकले थे और बापू गांधी ने ये कहा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ जल्दी ही इस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। और 1929 में इस प्रस्ताव को पारित किया गया लाहौर में रावी के किनारे। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की होनी चाहिए, ये आवाज मजदूर आंदोलन से भी उठी और पहले उठी और राजनीतिक प्लेटफॉर्म में बाद में पास हुई। कि आज हमारी, जो मैंने आखिर में कहा, वो हमारा हक हमने तब आवाज उठाई थी, कॉन्स्टिट्यूशन ने हक लिया था। और आज कोई कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा मोड़ी करके हमारे उन अधिकारों को छीने, तो ये हमारी रगों में नहीं है, ये ट्रेड यूनियंस की रगों में नहीं है। हम अपने मजदूर आंदोलन के इतिहास से सीखते हुए, उससे प्रतिज्ञा लेते हुए, कसम खाते हुए ये अहद लेते हैं आज के इस मौके के ऊपर जब हमारे 100 वर्ष एक पहले राष्ट्रीय संगठन के पूरे हुए हैं। हम मुस्तैदी से लड़ाई लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। 26 नवंबर की हड़ताल की तैयारी में हम लोग आज के बाद बहुत तेजी से जुट जाएंगे। यही कह के मैं अपनी बात खत्म कर रही हूँ।